नमस्कार। पिछले रविवार से और इस रविवार तक यानी 28 सितंबर को मैं आपसे बातचीत जब कर रहा हूँ, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसी समय तकरीबन तब से लेके आज तक कुछ घटनाएं ऐसी घटी और जिसका मैं गवाह रहा और जिन चीज़ों को मैंने नज़दीक से देखा तो मुझे लगा कि ये जो वाक़ये हैं और ये जो स्थितियां हैं इसको आपके बीच रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें किसी सरकार का, इसमें कांग्रेस, बीजेपी, राहुल गांधी, पीएम मोदी, भाजपा, कांग्रेस की दृष्टि से न देखें, बल्कि ये देखें कि आज़ादी के 78 सालों के बाद हम सारी बातें जो कर रहे हैं वो हम कहाँ तक पहुँचे हैं दरअसल, और दूसरी चीज़ें, इन चीज़ों में बदलाव होने की कितनी ज़रूरत है। सबसे पहले बात शुरू करता हूँ। एक हफ्ते पहले यानी रविवार को पिछले उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर, बहुत चर्चित नेता और सुभाषपा के जो सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ओम प्रकाश राजभर, जो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, वो आजमगढ़ दौरे पर थे। आजमगढ़ के एक छोटे से कस्बे में वो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं का एक कार्यक्रम था, उसके बाद उनको एक दूसरे ज़िले में पार्टी कार्यक्रम में जाना था, लेकिन एकाएक उनके बातचीत करने का अंदाज बदल गया और उनकी आवाज़ थोड़ी सी लड़खड़ाने लगी। जब खड़े हुए तो उन्हें लगा चक्कर सा आया, उन्हें लगा कि बहुत लगातार दौरे करने की वजह से उन्हें ऐसा हो रहा है। इसके बाद उन्होंने चलने की कोशिश की तो वो लड़खड़ा गए और इसके बाद आनन फानन में उन्हें लखनऊ ले आया गया। आपको मालूम है आजमगढ़ से एक्सप्रेसवे है, लखनऊ ले आना बहुत आसान है। हालांकि वो कह रहे थे कि वो बनारस जाएंगे, लेकिन उनके परिजनों, करीबी लोगों ने ये फैसला किया कि उन्हें लखनऊ लेकर के जाया जाएगा। ये बात जो मैं बता रहा हूँ, ये मेरी कोई अपनी बात नहीं है। उनके करीबी, उनके नज़दीकी और बहुत ही खास लोगों ने मुझे जो जानकारी दी, मैंने उनका कुशल क्षेम पूछने के लिए जब फ़ोन किया तो मुझे जो पता चला, अब वो डिस्चार्ज होके पूर्ण स्वस्थ होकर के घर पहुंच गए हैं और अभी डॉक्टर ने कुछ दिनों तक आराम करने को कहा। सबकी शुभकामनाओं और सबके अपने कार्यकर्ताओं के असीम स्नेह और ऊपर वाले के आशीर्वाद से ओम प्रकाश राजभर पूर्ण स्वस्थ होकर जब घर पहुंच गए हैं, तो उसके बाद से मैंने सोचा कि ये किस्सा आपको, ये बातें आपको बताई जाएं। कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर रास्ते में थे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश ब्रिजेश पाठक, जो कि अपने संबंधों को लेकर बहुत संजीदा रहते हैं, उनसे बातचीत हुई और उन्हें पता चला कि ओम प्रकाश राजभर की तबीयत खराब है। वैसे भी ब्रिजेश पाठक और ओम प्रकाश राजभर में रिश्ते अच्छे हैं। वो खुद उन्होंने कहा कि आप लोग राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल आइए। आपने तस्वीरों में भी देखा होगा कि ओम प्रकाश राजभर को व्हील चेयर पर बैठाकर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक राम मनोहर लोहिया अस्पताल जो गोमती नगर में है उसमें एडमिट कराने के लिए ले जा रहे हैं। बात तो यहाँ तक ठीक थी, लेकिन मुश्किल से 2-2.5 घंटे राम मनोहर लोहिया में रहने के बाद ओम प्रकाश राजभर के परिवार के लोग, उनके करीबी लोग, उनकी पार्टी के लोग, उनके नज़दीकी लोगों ने यह फैसला किया कि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से तुरंत निकालकर उन्हें मैदान ले जाया जाए। मुझे मिली जानकारी के मुताबिक जब ब्रिजेश पाठक, रविवार का दिन था, जब ब्रिजेश पाठक वहां पर पहुंचे, संडे का दिन था, वहां पर सारे सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, जो भी अस्पताल से जुड़े जिम्मेदार लोग थे, वो आला वाला लगाकर अपना स्वास्थ्य मंत्री के दौरे के समय जैसे तैयार रहते हैं वहाँ वो रहे और उन्होंने अपनी पूरी संजीदगी दिखाई। और जैसे ही स्वास्थ्य मंत्री 1.5-2 घंटे बाद चले गए, और ये जानकारी मैं ओम प्रकाश राजभर के करीबी लोगों, बहुत ही करीबी लोगों से बातचीत के आधार पर बता। 2.5 घंटे के बाद जब स्वास्थ्य मंत्री वहाँ से चले गए, इसके बाद जैसे होता है कि मरीज की तबीयत ठीक नहीं, उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। और एक बात और मैं बता दूं, उनके करीबी लोगों ने जो मुझे बताया, उन्होंने कहा जैसा कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में और गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, बहराइच, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ और बिहार के कुछ इलाकों के इतने जानकार हेल्थ के डिपार्टमेंट के या स्वास्थ्य के, वैसे तो अब यूट्यूब के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश में ही
लोग स्वास्थ्य के एक्सपर्ट और स्वास्थ्य के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं। उनके परिवार के लोगों ने मुझे बताया कि उन्हें बीपी की प्रॉब्लम थी और ऐसे ही किसी राह चलते व्यक्ति ने कुछ ऐसी सलाह दे दी कि आपको बीपी की दवा बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, आपको ये जड़ी बूटियाँ, आयुर्वेद और क्या क्या उपयोग करना चाहिए। और इस वजह से ओम प्रकाश राजभर मंत्री जी ने 2 महीने से बीपी की दवा खाना छोड़ दिया था। तो पहली तो मैं आप लोगों से, जो मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर आप ब्लड प्रेशर की दवा खाते हैं तो आप किसी के बहकावे में ना आए, अपने फिजिशियन से पूछे बगैर और लगातार बीपी की मॉनिटरिंग किए बगैर अगर आपने बीपी की दवा छोड़ दी तो आप किसी के साथ भी बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मैं व्यक्तिगत आधार पर यह कह सकता हूं कि मैंने देश के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर से इस बारे में बातचीत की है और मैं खुद बीपी का पेशेंट हूं। मुझे बीपी है और मैं हाई बीपी की दवा खाता हूं पिछले कुछ वर्षों से और मैंने आज तक गैप नहीं किया। मैंने भी जानकारी ली, किसी भी डॉक्टर ने ये बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि बीपी का एक तो सबसे पहले रेगुलर मैनेजमेंट होना चाहिए, मेजरमेंट होना चाहिए, और दूसरे बीपी की दवा एक बार शुरू हो जाए तो उसको तब तक नहीं छोड़ना चाहिए या बीच में नहीं छोड़ना चाहिए जब तक आपका फिजिशियन, आपको जिसने डॉक्टर ने दवाई लिखी है, वो ये बात न कहे। तो ओम प्रकाश राजभर ने, हालांकि वो इतने बड़े नेता हैं, पार्टी के सर्वे सर्वा है, उन्हें इस तरह का एहतियात में कमी नहीं बरतनी चाहिए, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। बावजूद इसको जो जानकारी मुझे उनके बहुत करीबी लोगों ने कही, उन्होंने बीपी की दवा खानी छोड़ दी थी और शायद ये जो तबीयत उनकी ख़राब हुई है उनकी इसी लापरवाही की वजह से हुई। वैसे भी वो रैलियां और दौरे, और चूंकि अपनी पार्टी के वही सब कुछ है तो वो बहुत ज़्यादा लोड, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते भी हैं। बहरहाल मैं आता हूँ टॉपिक पर। तो जैसे होता है जब आप इस तरह के बीमार होते हैं तो आपकी बहुत सारी, आजकल डॉक्टर डायग्नोसिस से कम मशीनों से ज़्यादा इलाज करते हैं, आपकी जांच रिपोर्ट के आधार पर ही ज़्यादा इलाज करते हैं। तो जब वहाँ पर कुछ टेस्ट होने की बात हुई तो पता चला कि ऑपरेटर ही नहीं है। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की जांच के लिए वहाँ ऑपरेटर नहीं है, ऐसा उनके परिजनों ने मुझे बताया। मैं वहाँ पर नहीं था और न मेरी ये प्राथमिक जानकारी मेरी है। मैंने जब उनका हालचाल पूछने के लिए, और ये स्थिति क्यों आई, मंत्री जी स्वास्थ्य के प्रति इतना सजग रहते हैं, आखिर उनकी तबीयत कैसे खराब हुई, तो विस्तार से जो बातचीत उनके करीबी लोगों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो बताया, तो उसमें बातचीत के क्रम में उन्होंने ये बताया कि वहाँ पर ऑपरेटर ही नहीं था। स्वास्थ्य मंत्री के जाने के बाद ज़्यादातर वहाँ जो लोग जिम्मेदार थे वो भी चले गए। संडे का दिन था, सरकारी अस्पताल था, इसलिए उन्होंने जल्दी आनन फानन में तय किया कि ऐसी स्थिति में तो हालात ख़राब हो जाएंगे, और 4 बजे शाम को उन्होंने मेदांता हॉस्पिटल में ओम प्रकाश राजभर को एडमिट कराने का फैसला किया। बहुत आप सोशल मीडिया इधर उधर देख रहे होंगे कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल में आना पड़ा, ये हुआ। उसकी असलियत ये थी जो मुझे पता चली। मेदांता हॉस्पिटल में जाने से पहले, अब आपको बता दें, 1 साल पहले यही मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर ने अपनी माता जी को मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। सांस की बीमारी के चलते वो बनारस से एम्बुलेंस से आई थी और मेदांता में एडमिट हुई थी। 4 दिन एडमिट रही थी, उनको सांस की दिक्कत थी। 4 लाख रुपए का बिल बना। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर अपनी माँ को उस हॉस्पिटल मेदांता से निकाल के KGMC ले गए और बाद में उनकी डेथ हो गई। बड़ा बवाल हुआ। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अनाप शनाप बिल, 4 लाख रुपए ले लिया, मेदांता ने कोई इलाज नहीं किया, मेरी माता जी का निधन हो गया। मेदांता हॉस्पिटल ने अपना स्पष्टीकरण दिया कि वो बहुत ही ख़राब स्थिति में आई थी, उनका इलाज बहुत सही तरीके से हुआ, कोई अनाप शनाप बिल नहीं है, और ऐसे है जो भी है। लेकिन फिर उसी मेदांता हॉस्पिटल में ओम प्रकाश राजभर को खुद जाना पड़ा, और उन्हीं के परिजनों ने कहा कि वहाँ जाने के बाद प्राइवेट में जिस तरह की सुविधाएं रविवार के दिन भी मिली, हो सकता है कि मंत्री जी ने पहले जो कुछ कहा हो तो डायरेक्टर के ऊपर और उन लोगों पर दबाव भी रहा हो। बहरहाल उनका इलाज वहाँ पर हुआ और वो पूर्णतः स्वस्थ होकर शनिवार को आ गए। एक राज्य का कैबिनेट मिनिस्टर, एक सरकारी अस्पताल जो कि बड़ा इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ से रविवार होने की वजह से उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उसे उसी शहर के और उसी सूबे की राजधानी के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिला लेना पड़ा। अगर ये आपके साथ हो, अगर ये मेरे साथ हो तो क्या होगा?
इस देश में रविवार को सरकारी अस्पतालों में ऑपरेटर्स की, डॉक्टर्स की छुट्टी का ये प्रावधान कब खत्म होगा? इमरजेंसी के नाम पर या रोटेशन के नाम पर संडे को लगने वाली ड्यूटियों को सरकारी लोग कितने संजीदगी से करते हैं, ये आप खुद देख सकते हैं। मेरा ये कहने का मतलब इसलिए है और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं, अब दूसरी घटना जो घटी अब वो मेरे साथ सुन लीजिए। उसी संडे को, जिस संडे को ओम प्रकाश राजभर के परिजन एक सरकारी अस्पताल से ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मिनिस्टर को निकालकर एक प्राइवेट अस्पताल में हड़बड़ी में ले जा रहे थे, क्योंकि वहां संडे की वजह से उन्हें बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी, मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त जिसे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया है, हालांकि वो उससे अब करीब करीब निकल गया, उसका आखिरी ऑपरेशन, मेरे सबसे करीबी दोस्तों में से एक दोस्त दिल्ली के एम्स में एडमिट था और करीब करीब वो कैंसर जैसी बीमारी से निकल चुका है। उसका एक ऑपरेशन और बाकी था, सोमवार को होना था, यानी पिछले ही रविवार को जिस दिन ओम प्रकाश राजभर की घटना है, एक घटना मेरे साथ घटी। मेरे दोस्त को संडे की सुबह, मंडे को उसका ऑपरेशन होना है, संडे की सुबह जो डॉक्टर एम्स जैसे अस्पताल में, जो देश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और जिस देश में विश्व स्तरीय इलाज की वजह से मेरा दोस्त ठीक हो गया, कैंसर जैसी बीमारी से उसे वहां के डॉक्टरों ने बाहर निकाल दिया। लेकिन आप पिछले रविवार का वाकया सुनिए। सुबह को डॉक्टर आता है और डॉक्टर उससे कहता है कि तुम्हारी ईसीजी ठीक नहीं आ रही और अगर आपकी ईसीजी ठीक नहीं है तो कल आपका ऑपरेशन नहीं होगा। इससे पहले उसका ऑपरेशन बृहस्पतिवार को होना था, लेकिन आपको मालूम है कि कैंसर के जो सर्जरी होती है वो बहुत ही तकनीकी होती है और बहुत ही जटिल होती है। कई बार वो शुरू तो होती है, लेकिन जब शरीर खोला जाता है तो पता चलता है कि वो कैंसर फैल चुका है या दूसरी तरफ, या तो उसको वहीं पर वो सर्जरी अगर 2-3 घंटे के लिए प्लान्ड है तो 5-6 घंटे के लिए हो जाती। तो बृहस्पतिवार को उसका नंबर इसलिए नहीं लग पाया क्योंकि वहाँ जो सर्जरी थी उसमें समय बहुत ज़्यादा लगा। अब सोमवार को उसका ऑपरेशन होना था, हम लोग निश्चिंत थे कि ऑपरेशन हो जाएगा, 2-3-4 दिन बाद वो डिस्चार्ज होकर घर जाएगा। लेकिन जब सुबह डॉक्टर ने कहा ईसीजी ठीक नहीं है तो मुझे भी घबराहट हुई, उसे भी घबराहट हुई। उसने कहा तो क्या करना होगा? उन्होंने कहा आपको ईको कराना होगा, अगर आप ईको नहीं कराएंगे तो आपकी सर्जरी को टालना पड़ सकता है। जब मुझे पता चला मैं आनन फानन में एम्स भागते हुए पहुंचा। वहाँ आम लोगों की तरह, अब वहाँ कहने वाले लोग, मेरा वीडियो देखने वाले लोग, कुछ एक्सपर्ट लोग ये कह सकते हैं कि आपको हार्ट में सीसीयू में जाना चाहिए था, वहाँ 24 घंटे एक कार्डियोलॉजिस्ट रहता है, एसआर रहता है। नहीं, बिल्कुल आम आदमी की तरह, मैं तो कोई कैबिनेट मिनिस्टर हूँ नहीं, मैं तो बिल्कुल सामान्य सा आदमी हूँ। मैं जब वहाँ गया और उन मेरे दोस्त ने, उसके परिवारजनों ने 1 घंटे वहाँ पता किया, पता चला एम्स में रविवार को ईको नहीं होता। चलिए, सरकारी अस्पताल है, कुल 5-6 हज़ार रुपये या 7 हज़ार रुपये में उसका कैंसर का अभी तक का इलाज हुआ है। तो 1 मिनट, एक बारगी के लिए आप सोच सकते हैं कि सरकारी अस्पताल है, संडे को वहाँ ईको नहीं होता है। लेकिन मेरा सवाल यही है कि फिर एम्स जैसे अस्पताल में संडे को ईको क्यों नहीं होगा? क्यों सीसीयू में ही ईको होगा? और दूसरे जो ईको की जो है वो कब तक, ये 1954-56 का बना एम्स जो नियम वहाँ बने हैं कि संडे को ईको नहीं होगा, संडे को टेक्नीशियन नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं प्राइवेट नौकरियों की तरह रोटेशन पर संडे को भी लोगों की नौकरी लग सकती है? आपको हफ्ते में 1 दिन अवकाश चाहिए, आप कोई भी दिन ले लीजिए, जितने लोग हैं वैसी ड्यूटी लगनी चाहिए। हमारे न्यूज़ चैनल में, कॉरपोरेट ऑफिसेज में, सब जगह ऐसा सिस्टम है। संडे को भी लोग आते हैं, कम आते हैं लेकिन आते हैं, ऐसा रोटेशन होना चाहिए। अब बात आती है, इतने बड़े सरकारी अस्पताल से मैं बाहर निकलता हूं अपने दोस्त को लेकर। अब मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन दिल्ली के जितने बड़े जांच केंद्र हैं, जितने बड़े, उन सब के एम्स के अगल बगल और 5 किलोमीटर के दायरे में मैं अपने कैंसर पेशेंट दोस्त को अपनी गाड़ी में बैठाकर 2.5 घंटे तक एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे जांच केंद्रों पर जाता रहा और सबने ये कहा कि हमारे यहाँ संडे को ईको नहीं होता है। प्राइवेट जिनको पैसा दे के कराना था, उन लोगों ने भी कहा संडे को हमारे यहाँ ईको नहीं होता।
अब आप सोचिए, एक कैंसर पेशेंट की सर्जरी होनी है एक इको जैसी जगह, और देश की राजधानी में एम्स में मना हुआ, और एम्स के इर्द गिर्द के सारे अस्पतालों में मैं टहलता रहा, और ये मैंने खुद किया। मेरा दोस्त मेरे साथ था और वो कैंसर का पेशेंट था, और मैं ये सोच रहा था कि हम चलो प्राइवेट सरकारी में नहीं, प्राइवेट में तो पैसा देके कराना है। अब आगे की सुनिए। मैं दक्षिणी दिल्ली के एक सबसे बड़े अस्पताल, नाम नहीं लेता हूं, सबसे बड़े अस्पताल में गया, और मैंने वहां रिसेप्शन में कहा कि मुझे एक अर्जेंट इको कराना है। उसने इको डिपार्टमेंट की तरफ देखते हुए बोला कि वहां कोई नहीं है, आज इको नहीं हो सकता। मैंने कहा इको तो मुझे कराना है, पैसा जो लगे आप बताइए, जैसे हो सकता है वैसे बताइए। उसने कहा कि आप इमरजेंसी में संपर्क कीजिए, वहां इको की व्यवस्था है। मैं भागते हुए वहां गया, ये संडे की बात है, आज दूसरा संडे है। मेरा दोस्त ठीक होकर डिस्चार्ज होकर अच्छा चला गया, ऊपर वाले की कृपा। लेकिन ये सबक आपको भी जानना चाहिए, और वो लोग जो हुक्मरान हैं, जिनके हाथों में सत्ता है और जो व्यवस्था को देख सकते हैं, वो लोग जो सरकारी जो प्राइवेट अस्पताल चला रहे हैं, जो संचालक हैं, उन्हें भी इस बात पर सोचने की जरूरत है। मैं उस हॉस्पिटल के इमरजेंसी में गया, वहां की डॉक्टर से मैंने रिक्वेस्ट किया, ऐसी ऐसी बात है मैडम, एक इको कर दीजिए। उसने कहा कि यहाँ जो लोग इमरजेंसी में आते हैं और जो लोग डे केयर में एडमिट होते हैं, उन्हीं का इको होता है। मैंने कहा ठीक है। मैं भाग के रिसेप्शन में गया, मैंने कहा डे केयर की कितनी यहाँ पर फीस है? डे केयर मतलब जो एडमिट करते हैं डे केयर में, एक दिन का पूरा एडमिशन का, महंगा भी है। उन्होंने कहा आप डे केयर में क्यों एडमिट करा रहे हैं, इसमें आपका बेवजह पैसा लग जाए। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो पैसा लगेगा, लेकिन आप इको करा दीजिए। उसने कहा कि आप इमरजेंसी के डॉक्टर से एक बार पूछ के तो आइए कि अगर आपको डे केयर में एडमिशन लेंगे तो आप इको करवा पाएंगे कि नहीं। मैं गया, मैंने बताया कि मैडम मेरा दोस्त कैंसर पेशेंट है, आप पैसा जो लेना हो लेकिन इको कर दीजिए, नहीं तो उसकी सर्जरी फिर टल सकती है। उस डॉक्टर ने मुझसे ये कहा कि आप डे केयर में एडमिट हो जाएंगे तो भी इको नहीं करेंगे। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि ये पेशेंट कैंसर पेशेंट है, हम इसका डे केयर में ना एडमिट करेंगे, आप अगर बिल भी कटवा लेंगे तो ना हम एडमिट करेंगे ना इको करेंगे। यहाँ हम उन लोगों को लेते हैं जो कार्डियक पेशेंट है, हमारे पेशेंट हैं, या इमरजेंसी में आए और कार्डियक के पेशेंट होंगे और इमरजेंसी में होंगे तो ही इको करेंगे। अब आप बताइए। उसके बाद एक बहुत ही 28-30 साल की एक बच्ची, मैं कहूँगा मेरे उम्र के लिहाज से 28-30 साल की, मैंने देखा, मैं निराश और हताश, मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। सरकारी अस्पताल में तो नहीं है, प्राइवेट अस्पताल में, और मैं जिस अस्पताल की बात कर रहा हूँ वो दक्षिणी दिल्ली का नहीं, दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों का है, अस्पतालों में एक है। मेरे समझ नहीं आ रहा था, तो मैं दिल्ली की गलियां कूचे कूचे जानता हूं, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं इको जैसा टेस्ट आज कहां संडे को कराऊं। एक लड़की जिसमें इको रूम लिखा हुआ था, 28-30 साल की, वो 2-2:30 बज रहा था, वो निकल रही थी। मैंने उसको रोका, मैंने अपने दोस्त की तरफ दिखाया और मैंने उसको बोला कि प्लीज़ आप इको अगर करती हैं। उसने कहा मैं करती हूँ, लेकिन मैं मॉर्निंग शिफ्ट में थी, अब जा रही हूँ, और अब कोई इको वाला नहीं आएगा शाम को, अब आपका कल होगा। मैंने उसको जब बहुत रिक्वेस्ट किया कि इसका कैंसर, उसका चेहरा उसने देखा, थोड़ा उसको लगा हुआ था वो, तो उसके दिमाग में जो भी बात आया हो, वो तुरंत वो लड़की वापस लौट गई। उसने कहा ठीक है आप बिलिंग करा के ले आइए, और वो बिलिंग करा के मैं भागते हुए गया। 5200 रुपये लगे इको के। 6000 में पूरा एम्स में हमने कैंसर का पूरा इलाज करा दिया। हमारा दोस्त डिस्चार्ज हो गया, उसे अभी ईश्वर की दया से कैंसर फ्री कह दिया गया कि उसे अब कुछ नहीं है, टाइमली उसको आना है। और उस लड़की ने अगर आप 5200 रुपये हमने फीस जमा किया, उसने इको किया, हम भाग के आए। शाम को एम्स के डॉक्टर को राउंड पे आया, उसने कहा इको कराएं, हमने दिखाया, उसने कहा ठीक है इको तो एकदम नॉर्मल है। फिर ईसीजी फिर हुई, ईसीजी फिर नॉर्मल हुई, मंडे को उसका ऑपरेशन हो गया, वो डिस्चार्ज हो गया। लेकिन ये घटना राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घटी, मेरे साथ घटी। एम्स जैसे अस्पताल में रविवार को सामान्य लोगों का इको नहीं हो सकता, प्राइवेट जितने जांच केंद्र हैं वहां भी नहीं हो सकता। तीसरी घटना आपको बताता हूं, यह सिर्फ एक हफ्ते में जो मेरे साथ घटा है, और देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का क्या हाल है, क्या प्राइवेट क्या सरकारी,
एक आम आदमी की क्या हालत होती होगी। और इसको कोई भी सरकार, कोई मनमोहन, कोई मोदी, कोई प्रधानमंत्री, कोई स्वास्थ्य मंत्री, जयप्रकाश नड्डा हो, उनके पहले के हो, कुछ भी नहीं बदल रहा है जमीन पर, कुछ भी नहीं बदल रहा है। मैं कह रहा हूं रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है लेकिन कुछ भी नहीं बदल रहा। हाँ, जो एडमिट हो गया, जिसका इलाज हो रहा है, जो अच्छी जगह पहुंच गया, जो समय पर पहुंच गया, उसका हो रहा है। नहीं तो बिल्कुल आम लोगों की हालत क्या है, जिसका पाला पड़ेगा उसको समझ में आएगा। तीसरा किस्सा, मेरा एक गांव का व्यक्ति है, मेरा बहुत करीबी है, मेरे साथ बेरोजगारी के समय और जब मैं अविवाहित था तो वो मेरे साथ 7-8 साल, 6-7 साल तक रहा था। तो वो छोटी मोटी नौकरी करते, इन दिनों रोहतक में एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है। एक दिन सुबह सुबह उसका मुझे फ़ोन आया, और ये भी घटना इधर ही की है। उसने कहा कि उसे, बहुत 34-35 साल का बच्चा है, उसने कहा कि उसे उसकी आंखों से एक चीज़ दो दो दिख रही है, उसे बहुत परेशानी हो रही है चलने में, देखने में। मैं तो घबरा गया, उसको क्या हुआ हो। फिर मैंने आँख वाले को बोला, फिर वहाँ उसको एडमिट कर लिया। 3 दिन तक उसे एडमिट किए रहा, दवाई दिया, उसे कोई फ़ायदा नहीं हो। मैंने उसे यहाँ बुलाया, मैं उन दिनों यहाँ नहीं था। न्यूरो के एक बहुत अच्छे डॉक्टर को, जो मीडिया में होने की वजह से आप कह लीजिए, डॉक्टरों की वजह से कह लीजिए, या जो भी कह लीजिए, कुछ संपर्क संबंध ऐसे थे कि किसी के थ्रू हमने वहाँ पर भिजवाया। एक गोली दवाई उस डॉक्टर ने दी, एक गोली। तो लोगों को लगेगा मैं किसी का प्रमोशन कर रहा हूं, किसी को बदनाम कर रहा हूं। मेरा ये कतई मतलब नहीं। देश का आम आदमी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर किस कदर परेशान है, इसको सोचने और समझने के लिए सिर्फ ये वीडियो डाल रहा हूं। एक गोली, सिर्फ एक गोली उस न्यूरो फिजिशियन ने मेरे गांव के उस बच्चे को दी। 1 हफ्ते में वो बिल्कुल ठीक हो गया। और जब मैं बाहर से लौटा तो मैं उनका धन्यवाद करने के लिए जब गया इसी हफ्ते, तो उन्होंने मुझसे कहा कि राजीव जी, इसको दिक्कत तो बीपी की थी, इसका बीपी बढ़ गया था, और अनकंट्रोल्ड बीपी अगर बहुत दिनों तक रहता है तो ये समस्या आती है। लेकिन रोहतक के उस नामी गिरामी हॉस्पिटल ने इसको स्टेरॉइड दे दिया, जिससे इसकी स्थिति और ख़राब हो गई। बहुत अच्छा हुआ कि समय पर यहाँ आ गया। उससे कहिएगा कि वो ज़िंदगी में फिर वो दवा नहीं खाएगा। दवा खाने की वजह से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। अब वो ठीक है, 3-3 महीने पर आता रहे, उसकी जांच हो गई है, कहीं कोई बात नहीं है। अब आप सोचिए, अब आप सोचिए कि अगर उस बच्चे का संपर्क मुझसे ना होता, या मेरा संपर्क एक न्यूरो के अच्छे डॉक्टर से नहीं होता, तो उसका क्या होता। वो बड़े अस्पताल में था। और चौथी एक घटना, जो वो भी रविवार, उस रविवार से इस रविवार के बीच की है। हमारे एक मित्र हैं जो कि प्राइवेट कंपनी में बहुत अच्छे पद पर थे। उन्होंने उससे रिटायरमेंट लेके एक स्टार्टअप खोला और बहुत अच्छा कर रहे हैं। और उनके पास भगवान की दया से पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है। गुड़गांव जैसे शहर में रहते हैं और उनके प्रोजेक्ट गाजियाबाद, नोएडा जैसी जगहों पर चलते हैं। कोई ज़्यादा उम्र नहीं है, हालांकि थोड़ी बहुत उनको दिक्कत थी। अभी 4-5 दिन पहले गुड़गांव से जब वो घर से चले, पढ़े लिखे आदमी है, सारे तरह का एक्सपोजर है, देश दुनिया घूमते रहते हैं। उनके चेस्ट में पेन हुआ। पेन के साथ साथ उनके चेहरे पर पसीना आया, और पसीना जब एसी चलते हुए भी नहीं बंद हो रहा था और चेस्ट पेन बना रहा, तो उन्होंने अपने ही मोबाइल से गूगल पर गुड़गांव के एक बड़े हॉस्पिटल का गूगल मैप लगाया, देखा 9 मिनट। उन्होंने अपने ड्राइवर को वो मैप दिया और बोला इस हॉस्पिटल में जल्दी ले चलो। ड्राइवर ने 9 मिनट की जगह 7.5 मिनट में उनको वहाँ पहुँचा दिया। वो खुद पैदल चलते हुए इमरजेंसी में गए, और उन्होंने बिना किसी जांच के डॉक्टर से खुद कहा कि मुझे हार्ट अटैक हो गया है, मुझे हार्ट अटैक हो गया, मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मुझे मालूम है कि मुझे हार्ट अटैक हो गया, मुझे तुरंत आईसीयू ले चले। और उन्हें, चूंकि अस्पताल भी बड़ा था, उन्होंने खुद ही कह दिया था, सिम्टम सबको दिख रहे थे। वो आईसीयू गए, तुरंत डॉक्टर ने कहा इन्हें स्टेंट लगने की ज़रूरत है। एक 100% ब्लॉकेज है, एक 99 या कितना है। उन्हें स्टेंट लगे, 2-3 दिन में ही वो ठीक हो गए, और वो भी ईश्वर की दया से स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच गए हैं। उसी संडे से इस संडे के बीच में ये चारों किस्से जो मैंने आपको बताए, ये सारे मरीज ठीक हो गए। ओम प्रकाश राजभर ठीक हो गए, मेरे गांव का वो बच्चा ठीक हो गया। ये जो कॉरपोरेट सेक्टर में थे,
जिनको हार्ट की ये दिक्कत हुई वो ठीक हो गए। मेरा दोस्त जो कैंसर पेशेंट था वो वहाँ से निकल करके हंसते हुए गया है, उसे डॉक्टर ने कैंसर फ्री कर दिया है। लेकिन ये जो घटनाएं बीच में घटी हैं, ये आँख खोलने के लिए काफ़ी है हमारी और आपके लिए, और उन लोगों के लिए जो देश की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बहुत अपनी अपनी पीठ थपथपाते हैं। दिल्ली के सरकारी अस्पताल जो हैं, दिल्ली सरकार के 49 के करीब सरकारी अस्पताल हैं, जिसमें सिर्फ 2 अस्पताल में MRI मशीन है, सिर्फ 2। अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी पीठ 10 साल थपथपाई। दिल्ली की एक सरकार और आई है बीजेपी की, आगे देखिएगा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, इतने वर्षों से सारी सरकारें हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के हालात ये है, प्राइवेट अस्पतालों के ये है। पीठ थपथपाने की बात अलग है। इस देश के आम नागरिक को स्वास्थ्य की और शिक्षा की सुविधाओं में कोई सुधार मुझे दिखाई नहीं देता। जब आपके घर का कोई बीमार पड़ता है तब पता चलता है कि हालात कैसे रहे हैं। बस आज ऐसे ही इच्छा हुई संडे टू संडे के इस सफ़र में, चूँकि ये सब इन चीज़ों ने पिछले 4-5 दिनों से मुझे परेशान भी किया था, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर किया जाए। नमस्कार।